जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल विद्यालयपुर में, जिसमें हम आपके लिए डेली क्लासेस लेकर आते हैं। और अभी जो एग्ज़ाम चल रहा है एमबीटेड वर्ग 3 का जो मेंस होने वाले हैं 31 अगस्त, उसको टारगेट करते हुए ये क्लासेस आपकी ली जा रही हैं। और इस क्लास में हम आपको साइंस करवा रहे हैं और साइंस की हमने बहुत सारी क्लासेस ले चुके हैं। अब आपने अगर नहीं देखी है तो हमने चैनल पर प्लेलिस्ट बनवा दी गई है, आप वहाँ से ये वाली क्लासेस की देख सकते हैं। और ये जो क्लास है आपकी साइंस के साथ साथ एसएसटी की क्लासेस भी आपकी रेगुलर चलती हैं। शाम को 6 बजे आपको रोज़ डेली देखने को मिल जाती हैं। बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा ताकि हम जो आपके लिए क्लासेस लेकर आ रहे हैं आपको और अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस करवा सकें और अच्छे से अच्छी ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके सिलेबस में है वो वाले टॉपिक्स आपको कंप्लीट करवा सकें। तो आप बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। आप बहुत सपोर्ट करते हैं, उसके लिए सभी जो भी मैम सर या न्यू स्टूडेंट हैं सभी को बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप लोग हमारी क्लासेस को इतना सपोर्ट करते हैं। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट कर दें उससे पहले एक बार सभी लोग क्लास को, जितने भी क्लास देख रहे हैं, चाहे वो आप प्रीमियर पे देखते हैं या फिर आप रिकॉर्डेड देखते हैं, सभी क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बार क्लास को शेयर ज़रूर कर दिया करें। और इसके अलावा आपको पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाती है, तो वहाँ पर आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। आपको क्लास पसंद आए, क्वेश्चंस पसंद आए तो क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। और क्लास को अभी तक चैनल को अगर आप आज ही से कोई मैम सर या फिर न्यू स्टूडेंट हमसे जुड़े हैं और उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि जो डेली क्लासेस चलती हैं उनका प्रॉपर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चंस बहुत अच्छे देखने को आपको मिलेंगे आज की क्लास में, तो बिल्कुल आप अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़िए, अच्छे से क्वेश्चंस को दीजिए। और आपको जो आपको यूट्यूब पे बार बार रिपीट क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर पूरा आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर है, आप उसको देखकर ही पता लगा सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आपको जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बताइए, कॉन ऑफ एक्सपीरियंस का मॉडल किसने दिया था? बताएं, कॉन ऑफ एक्सपीरियंस का मॉडल किसने दिया? वर्टन ने दिया है या जेम्स एंड किंडर ने दिया है, एडगर डेल ने दिया है या कार्टर बी गुड ने दिया है? बताइए कि कॉन ऑफ एक्सपीरियंस का मॉडल किसने दिया है। तो देखिए, कॉन ऑफ एक्सपीरियंस का मॉडल किसने दिया है, तो जो एडगर डेल है, इन्होंने कॉन ऑफ एक्सपीरियंस का मॉडल दिया है। तो किसने दिया है? एडगर डेल ने दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा स्पीड से कराएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके कम समय में हो जाए, है ना। आप भी क्वेश्चन नंबर लिखते जाइएगा, साथ साथ में आंसर लिखते जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासात्मक मनोविज्ञान निम्न को छोड़कर अन्य वैज्ञानिकों द्वारा अध्ययन किया जाता है। देखिए, विकासात्मक मनोविज्ञान का अध्ययन कौन करते हैं? मानव वैज्ञानिक करते हैं, जीव वैज्ञानिक करते हैं, भौतिक वैज्ञानिक या भौतिक विद। तो देखिए, विकासात्मक मनोविज्ञान को छोड़कर और सभी अन्य जो वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा किसका अध्ययन किया जाता है? तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाए इसका? भौतिक विद कहलाते हैं, वो फिजिसिस्ट कहलाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइएगा कि लघु कुलीन से दीर्घकालीन है ना, लघुकालीन से दीर्घकालीन स्मृति में सूचना स्थानांतरित करने की एक विधि क्या कहलाती है?
पूर्व अभ्यास, पतन या विलंबता, ये चेकिंग। देखिए आप है ना कम समय से याद रखने, पहले कम समय तक याद रख पाते थे, फिर अब आप बहुत ज़्यादा अच्छा याद रखने लगे हैं। तो ये जो आपका कम समय से अधिक समय की ओर स्मृति का स्थानांतरित हुई है, वो क्या कौन सी विधि कहलाती है? तो ये सारी विधि कौन सी कहलाएगी? पूर्व अभ्यास। बार बार आप अभ्यास करेंगे, आप बार बार आप है ना प्रैक्टिस करेंगे, बार बार आप रिवीजन करेंगे, तो आपको ज़्यादा टाइम तक चीज़ें याद रहती हैं। ठीक है, चलिए भाषण की सबसे छोटी जो है छोटी इकाई हम किसको कह सकते हैं? भाषण की है ना, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसको कह सकते हैं? बताइए किसको कहेंगे? तो स्वर रूपिम या फिर शब्द या फिर वाक्य मतलब सिस्टेंस या फिर स्वनिम मतलब फोन्स। तो देखिए बिल्कुल भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम स्वनिम कहा जाता है ना। भाषा की सबसे छोटी इकाई हम किसको बोलेंगे? स्वनिम को बोलते हैं। ठीक है, राइट आंसर स्वनिम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बताइए जल का स्थायी कठोरता का कारण क्या है? इसमें आपको बायो, ठीक है, बायो और फिजिक्स हुआ, ठीक है, और केमिस्ट्री, इन तीनों के ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, है ना। इसमें मिक्स क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है, तो बिल्कुल सबके देखने को मिलेंगे। बताइए जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या हो सकता है? कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है, या मैग्नीशियम नाइट्रेट हो सकता है, या मैग्नीशियम क्लोराइड हो सकता है, या सोडियम कार्बोनेट हो सकता है। बताइए किस कारण से जल की स्थायी कठोरता देखने को मिलती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो मैग्नीशियम क्लोराइड है, इसके कारण क्या देखने को मिलती है? जल की स्थायी कठोरता। तो जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या है? मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या है? मैग्नीशियम क्लोराइड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्ट्रा माइक्रोस्कोप कोलाइड के किस गुण के आधार पर स्थापित किया गया है? जो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप कोलाइड जो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप होता है वो कोलाइड के किस गुणों के आधार पर स्थापित किया जाता है? तो ब्राउनी गति, या फिर टिंडल प्रभाव, या फिर वैद्युतकरण संचलन, या फिर जमाव। बताइए किस कारण से जो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप होता है वो कोलाइड के किस गुण के कारण स्थापित होता है? बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो टिंडल प्रभाव के कारण, है ना, टिंडल इफेक्ट के कारण अल्ट्रा माइक्रोस्कोप जो है कोलाइड के टिंडल इफेक्ट के कारण स्थापित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकमात्र ऊष्मा स्थानांतरण तरीका है जिसमें सामग्री माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एकमात्र ऊष्मा स्थानांतरण का तरीका जिसमें सामग्री माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। बताएंगे ऐसा कौन सा ऊष्मा स्थानांतरण का तरीका है जिसमें सामग्री माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी? तो संवाहन, ऊष्मा पंपिंग, या फिर चालन, या फिर विकिरण। बताइए कन्वेक्शन, या फिर हीट पंपिंग, कंडक्शन, या फिर रेडिएशन। बताइए इनमें से कौन सी एक ऐसी विधि होगी जिसमें ऊर्जा का स्थानांतरण तो होता है लेकिन उसमें किसी भी माध्यम मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकिरण। जो सूरज से आने वाली जो भी किरणें होती हैं उसमें ऊर्जा के स्थानांतरण के लिए किसी भी सामग्री की, किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो राइट आंसर हमारा रेडिएशन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कंपन के आयाम को इसके प्रारंभिक मूल्य के 3 गुना बढ़ा दिए जाए। देखिए कोई भी कंपन मतलब कि कंपन होने वाली जो उसका आयाम जो होता है उसको अगर हम प्रारंभिक मूल्य से जो स्टार्टिंग में जो भी होगा उसका 3 गुना कर दें तो ध्वनि की प्रबलता कैसी होगी? मतलब ध्वनि और कंपन के आयाम, मतलब कंपन कोई भी चीज़ है ना कंपन कर रही है, अब जितनी स्टार्टिंग में कंपन कर रही थी उसका 3 गुना और तेजी से कंपन करने लग जाए तब ध्वनि की प्रबलता क्या होगी? बताइए 2 गुना हो जाएगी, या फिर अपने वास्तविक मान का 6 गुना हो जाएगी, या फिर वास्तविक मान के 3 गुना हो जाएगी, या फिर 9 गुना हो जाएगी? बताइए क्या हो जाएगी? तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ये जो जितनी भी कंपन होती है उसके 3 गुना चलती है ना, 3 गुना क्या होगी, ध्वनि की प्रबलता होती है, जितना भी कंपन करेगा उसके। अब आपने जो पहले जो उसकी प्रबलता थी उसको भी 3 गुना कर दिया है, तो जो मतलब कि ध्वनि की जो भी प्रबलता चल रही होगी वो भी क्या हो जाएगी, 3 गुना। तो एक के मतलब कि अगर कंपन की आयाम 1 है तो ये कितना होगा, 3। तो अब इसको हमने क्या कर दिया, 3 गुना कर दिया, मतलब 3 से इंटू कर दिया, तो इसको भी हमें 3 से इंटू करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, 9 गुना हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये कितनी हो जाएगी, 9 गुना हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एक विद्युत सेल में ऊर्जा को इस रूप में संग्रहित किया जाता है। कोई भी विद्युत सेल है, इलेक्ट्रिक सेल होता है, उसमें एनर्जी को हम किस फॉर्म में रखते हैं। तो देखिए, अगर कोई विद्युत सेल है तो उसमें हम आवेशों के रूप में, ऊष्मा के रूप में, रासायनिक ऊर्जा के रूप में या फिर परमाणु ऊर्जा के रूप में। देखिए सिंपल सी अगर हम आपको एक बताएं तो जैसे कि हमारे पास एक मोबाइल होता है, ठीक है, और ये मोबाइल में हमारे पास है ना, क्या कहते हैं, दो तरीके की होती हैं लाइट, है ना। एक इलेक्ट्रिक होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, एक केमिकल एनर्जी होती है। तो अगर हमने इसको चार्ज लगाया है तो चार्ज कहाँ से, बोर्ड से लगेगा, तो बोर्ड से इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर आएगी। तो ये क्या हो रही है, इस समय हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, केमिकल में कन्वर्ट होती है। और जब फिर हम चार्जर हटा देते हैं इसको, जैसे कि हमने हटा दिया, ठीक है, चार्जिंग से इसको हटा दिया। अब चार्जिंग से हटाने के बाद अब हम जो नॉर्मल फ़ोन चला रहे हैं तो इसमें जो एनर्जी रहेगी, अब देखिए फ़ोन आप टच करेंगे तो उसमें लाइट जलेगी। तो जब आप है ना, क्या कहते हैं, फ़ोन की एनर्जी को फिर आप किस में बदल रहे हैं, मतलब रासायनिक जो केमिकल एनर्जी है उसको आपने फिर से इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल दिया। तो अब यही पूछ रहा है कि क्योंकि सेल तो किसी इलेक्ट्रिक सर्किट से तो लगता नहीं है, तो चार्ज में ऑलरेडी ही उसको क्या किया गया है, चार्ज कर दिया गया है। तो जैसे मोबाइल की बैटरी को चार्ज करने के बाद उसमें कौन सी एनर्जी आ जाती है, केमिकल एनर्जी आ जाती है, उसी तरीके से सेल के अंदर जो एनर्जी होती है वो भी कौन सी एनर्जी होगी, तो वो भी केमिकल एनर्जी ही होती है। क्योंकि जब फिर हम सेल से क्या कर सकते हैं, लाइट जला लेते हैं, जैसे कि टॉर्च वगैरह में लगा देंगे तो टॉर्च जलने लगेगी। टॉर्च कौन सी एनर्जी में हो जाएगा, तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में हो जाएगा। तो इसके अंदर सेल के अंदर जो एनर्जी होती है वो कौन सी होती है, केमिकल एनर्जी होती है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट देख लेते हैं, ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के उन बलों का युग्म चयन करें जो अस्पर्श मतलब नॉन कांटेक्ट बल है। देखिए इनमें से सिंपल सा पूछा है, नॉन कांटेक्ट बल कौन सा है, मतलब दो चीज़ों के जुड़ता नहीं है, ऐसा स्पर्श कौन सा है। तो चुंबकीय बल और स्थिर विद्युत बल, या फिर पेशीय बल और चुंबकीय बल, पेशीय बल और घर्षण बल, या फिर स्थिर विद्युत बल, या फिर घर्षण बल। अगर हम देखें तो जो घर्षण बल होता है ना, घर्षण बल होता है, ये कैसा होता है, घर्षण बल के लिए तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि मतलब कांटेक्ट तो होता ही है, तभी दो चीज़ें आपस में घर्षित होती हैं। जैसे आप आपका पैर अगर ज़मीन पे नहीं रखेंगे तो वो उससे घर्षित नहीं होगी, तो मतलब कि घर्षण बल के लिए तो कांटेक्ट तो होना ही है। तो इसमें घर्षण बल आया है, ये तो हो नहीं सकता। फिर सेकंड में भी घर्षण बल है, इसमें भी नहीं हो सकता। अब आता है पेशीय बल। पेशीय बल जो होता है, पेशियाँ जो हमारी मांसपेशियाँ होती हैं वो भी क्या होती हैं, एक दूसरे से कांटेक्ट में होती हैं, तभी वो क्या होती हैं, मतलब कि एक दूसरे को सपोर्ट करके हम चल पाते हैं। तो ये इसमें पेशीय बल है, ये भी क्या है, कांटेक्ट बल है। लेकिन चुंबकीय बल और स्थिर विद्युत बल ये दोनों ही नॉन कांटेक्ट बल है ना, कैसे है, अस्पर्श बल है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बताइए कि किस स्थिति में, निम्नलिखित में से किस स्थिति में साधारण नमक पानी में सरलता से विलयित हो जाता है। सिंपल सा पूछा है, बताइए किस टेम्परेचर पर नमक, जो साधारण नमक जो रहेगा वो पानी में घुल जाएगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर 10 ग्राम बर्फ़
के साथ घुल जाएगा। ये 90 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिलीलीटर जल में घुल जाएगा। ये सामान्य तापमान पर ही 10 मिलीलीटर जल में घुल जाएगा। ये बर्फीले ठंडे जल में 10 मिलीलीटर में घुल जाएगा। बताइए। तो देखिए, अगर साधारण नमक जो रहता है वो पानी में सरलता से कब घुलता है, जब टेम्परेचर उसको 90 डिग्री सेल्सियस पर मिले। तो पर मतलब कि 90 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिलीलीटर जल में आप क्या कर सकते हैं, नमक को घोल सकते हैं। तो साधारण नमक कब घुलता है पानी में, 90 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिलीलीटर जल में घुल सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बताइए, प्रत्यावर्ती धाराओं का उपयोग इनमें से नहीं होता है। जो अल्टरनेटिंग करंट होता है, ठीक है, इसका यूज़ कहाँ पर नहीं होता है, एसी करंट का यूज़ कहाँ नहीं होता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर में, विद्युत तापक में, मतलब कि जो इलेक्ट्रिक हीटर होते हैं उनमें, या ट्रांसफार्मर में, या फिर इलेक्ट्रिक गीज़र होते हैं उनमें, या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। बताइए कहाँ पर एसी करंट का यूज़ नहीं होता है। सभी लोग बताएंगे। तो देखिए, ट्रांसफार्मर में एसी करंट का यूज़ होता है, बिल्कुल होता है। इलेक्ट्रिक हीटर में भी एसी करंट का यूज़ होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक गीज़र में भी एसी करंट का यूज़ होता है। लेकिन इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो होती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में डीसी करंट का यूज़ होता है। ठीक है, डीसी करंट का यूज़ होता है, ना कि एसी करंट। तो राइट आंसर क्या हो जाए, कहाँ पर नहीं होता, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए, जल वाष्प के द्रव के में रूपांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। देखिए, जल वाष्प जो वेपर है, अगर वो है ना लिक्विड में चेंज हो रहा है, वेपर किस में चेंज हो रहा है, वेपर अगर लिक्विड में चेंज हो रहा है तो ये प्रक्रिया कौन सी कहलाती है, ऊर्ध्वपातन कहलाती है, सब्लिमेशन कहलाती है, कंडेंसेशन कहलाती है, गलन कहलाती है, सम्मिश्रण कहलाती है। तो देखिए, आपने देखा होगा, अगर आप एक बॉक्स, एक कोई भी बीकर लेते हैं और इसमें आप पानी भर देंगे, ठीक है, और यहाँ से ढक्कन लगा देंगे, और अब इसमें से क्या होगी, ये भाप, गर्म पानी रहेगा तो जैसे भाप बन के उड़ेगा, है ना। एक नॉर्मल पानी भी रहेगा तो भाप बनेगा। तो आपने देखा होगा कि जो इसकी सतह होती है, सतह पर क्या होने लगते हैं, छोटे छोटे बूंद आने लगती है। तो ये क्या बन रहा है, भाप से क्या बन रहा है, ये फिर से पानी बनने लगता है। तो यही क्रिया पूछ रहे हैं कि ये कौन सी क्रिया होती है। तो इसको हम कौन सी क्रिया कहते हैं, कंडेंसेशन की क्रिया कहते हैं, संघनन की क्रिया कहते हैं। कि जब वाष्प फिर से द्रव में बदलने लग जाए, मतलब कि वेपर फिर से लिक्विड में आ जाए, तो वो वाली क्रिया क्या कहलाती है, संघनन की क्रिया, कंडेंसेशन की क्रिया कहलाती है। वहीं पर अगर सब्लिमेशन बोले, ऊर्ध्वपातन बोले, तो इसका क्या होता है कि डायरेक्ट ठोस से वो गैस बनाता है। इसमें क्या करता है, डायरेक्ट ठोस से गैस बनती है। मेल्टिंग तो क्या होता है, गलना होता है। ठीक है, ठोस से क्या करना, लिक्विड बनाना। तो ये राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, संघनन की क्रिया राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप सभी भी हमारे साथ आंसर लगाते हुए चलिएगा। चलिए बताइए, क्वेश्चन है, अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ऊर्जा का वाणिज्य इकाई इन पदों में व्यक्त, बताइए। सिंपल सा पूछा है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी की कमर्शियल यूनिट क्या होती है, एनएम होती है, केडब्ल्यू होती है, जूल होती है, या केडब्ल्यूएच होती है, बताइए। तो देखिए, कभी भी हम देखते हैं कहीं पर भी कोई भी पावर प्लांट लगता है तो हम क्या बोलते हैं, इतने किलोवाट यहाँ से एनर्जी आएगी, है ना। तो जो वाणिज्य मतलब कि ऊर्जा की वाणिज्य इकाई, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी जो रहती है, हमेशा किस में बताते हैं, केडब्ल्यूएच में बताएंगे। किस में बताएंगे, किलोवाट में बताते हैं ना। इतने किलोवाट जो है एनर्जी यहाँ से बनती है, ऐसे बताते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, KWH में बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। बताइएगा कि निम्नलिखित, एक सेकेंड रुकिए, चलिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सतह ऊष्मा विकिरण के संपर्क में आने पर कम से कम ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करती है। बताइए, इनमें से कौन सी एक सतह होगी जो क्या करेगी, कहीं से भी ऊष्मा आ रही है तो वो सतह क्या करेगी, कम ऊष्मा को उत्सर्जित करेगी। ठीक है, सॉरी, अवशोषित करेगी। तो आपने देखा होगा
ऑप्शन यहाँ पर है सफ़ेद पेंट से लेपित, लाल पेंट से, काले पेंट से, गहरे पेंट से। आप देखते हैं, आपने सुना होगा कि गर्मी में हमें गहरे कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, काले कलर नहीं पहनना चाहिए। क्यों? क्योंकि काला कलर जो होता है वो यहाँ ऊष्मा जो आती है ना, उसको बहुत तेज़ी से अवशोषित करता है। इसलिए हम काले कलर का कुछ भी अगर गर्मी के दिनों में पहनते हैं तो हमको वो क्या करते हैं, थोड़े से गर्म जल्दी हो जाते हैं और हमको उसमें गर्मी लगने लगती है। तो देखिए, जो काले पेंट से लेपित है वो तो क्या होगी, ज़्यादा अवशोषित करेगी, कम अवशोषित नहीं करेगी। तो थर्ड ऑप्शन तो हट ही गया। फिर गहरे पेंट से लेपित भी क्या होते हैं, ज़्यादा ही गहरे से मतलब कि नीला कलर, डार्क नीला अगर है तो भी वो भी अवशोषित ज़्यादा करेगा। ठीक है, वहीं पर थोड़ा इनकी अपेक्षा थोड़ा लाल कम करेगा, लेकिन लाल भी करेगा। लेकिन हम देखते हैं कि गर्मियों के दिन में हमें कॉटन के सफ़ेद कपड़े पहनने को दिए जाते। क्यों? क्योंकि सफ़ेद पेंट से जो लेपित सतह होती है वो ऊष्मा की किरणों को कम अवशोषित करती है और ज़्यादा से ज़्यादा परिवर्तित कर देती है। इसलिए हम गर्मी के दिन में कॉटन के वाइट कलर के जो कपड़े पहनते हैं उनमें हमको क्या लगती, कम गर्मी लगती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सफ़ेद पेंट से लेपित जो सतह होती है वो क्या करती है, कम ऊष्मा को अवशोषित करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताइए, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक घटना की सटीक भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। इनमें से किसकी सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकते, बिजली की, आंधी तूफान की, भूकंप की, या फिर चक्रवात की। तो देखिए, अगर आपने सुना होगा कि हम कह देते हैं कि यहाँ पहले ही बता दिया जाता है कि यहाँ का मौसम थोड़ा ख़राब है, यहाँ पर तेज़ बारिश आएगी, बादल फटने की संभावना भी है, बिजली कड़क कर बादल से मतलब कि बिजली तेज़ कड़क के बरसात होने वाली है। तो ऐसी चीज़ों की भविष्यवाणी कर दी जाती है। तो बिजली तो इसका हो नहीं सकता। ठीक है, आंधी तूफान आने की संभावना भी है, इसकी भी हम देख लेते हैं कि भविष्यवाणी होती है। चक्रवातों की भी भविष्यवाणी होती है, लेकिन कभी भी भूकंप की जो है वो सटीक भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो भूकंप की कभी भी सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए, निम्नलिखित में से क्या एक जीव प्रोटीन नहीं है। इनमें से कौन सा एक जीव प्रोटीन नहीं है, ऊन, रेशम, दूध या फिर दाल। बताइए, इनमें से कौन सा एक जो है जीव से नहीं मिलता है, जंतुओं से नहीं मिलता है, एनिमल से नहीं। तो देखिए, ऊन तो बिल्कुल मिलता है, रेशम भी मिलता है और दूध भी मिलता है, लेकिन दाल जो है, दाल किसी मतलब कि जीव का प्रोटीन नहीं है। ठीक है, दाल को तो हम उगाते हैं एग्रीकल्चर के थ्रू। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दाल। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि से संबंधित नहीं है। इसमें सभी केमिस्ट्री, आपके केमिस्ट्री, ठीक है, फिजिक्स और बायो और जितने भी टॉपिक हैं आपके, है ना, एग्रीकल्चर, जो भी आपके टॉपिक दे रखे हैं सभी के मिक्स क्वेश्चन है। ठीक है, आप इतना याद रखें, सभी के मिक्स क्वेश्चन इसी में हैं। आपको कहीं और दूसरी क्लास देखने की ज़रूरत ही नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको यहाँ पर फिजिक्स के क्वेश्चंस भी देखने को मिल रहे हैं, केमिस्ट्री के भी, बायोलॉजी के, एग्रीकल्चर अदर क्वेश्चंस भी देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि से संबंधित नहीं है। तो आवृत्ति, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर या मायोपिया। तो देखिए, अगर हम ध्वनि से संबंधित देखें तो फ्रिक्वेंसी, बिल्कुल ध्वनि को फ्रिक्वेंसी में नापा जाता है, तो फ्रिक्वेंसी तो इसमें आता है। माइक्रोफोन में भी हमको ध्वनि देखने को मिलती है, लाउड स्पीकर में भी देखने को मिलती है। लेकिन मायोपिया क्या होता है, मायोपिया आँख से संबंधित एक रोग है। ठीक है, जिसमें हमको क्या होता है, कम दिखाई देने लगता है, पास की चीज़ें जो है वो कैसे होने लगती हैं, साफ दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की चीज़ें हमको थोड़ी सी धुंधली दिखाई देती हैं। तो हमको क्या हो जाता है, मायोपिया, इसमें आँख से संबंधित रोग है। ठीक है, चलिए बताइए, निम्नलिखित में से फसल आवर्तन का मुख्य लाभ नहीं। देखिए, ये फसल से संबंधित आ चुका है आपका, बिल्कुल एग्रीकल्चर से जितने भी टॉपिक हैं आपको सब देखने को मिलेंगे। बस आपका काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें और हमारी क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। ठीक है, चलिए बताइए,
तो फसल आवर्तन का आवर्तन का जो मुख्य लाभ है वो नहीं है, इनमें से क्या नहीं है? उर्वरकों का अतिरिक्त उपयोग या मृदा उत्पादकता का संरक्षण या खरपतवार का नियंत्रण या उपज में वृद्धि। तो देखिए बिल्कुल उपज में वृद्धि तो इसका लाभ है, ठीक है। खरपतवार पर नियंत्रण भी इसका लाभ होता है, मृदा उत्पादकता का संरक्षण भी इसका लाभ होता है। लेकिन उर्वरक जो मिनरल्स होते हैं उनका फर्टिलाइजर्स होते हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, ये कोई भी लाभ नहीं होता है। किसका? फसल आवर्तन का, क्रॉप रोटेशन का ये कोई लाभ नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए कि अधातुओं के अनुचित भौतिक गुण का चयन करें। देखिए अधातु जो होते हैं नॉन मेटल्स होते हैं, उनके फिजिकल प्रॉपर्टी इनमें से कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। अनुचित पूछा है इन्होंने, इनकरेक्ट पूछा है। आप ध्यान से देखें ना, हिंदी इंग्लिश में दोनों में क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। बताइए कि अधातु में अनुचित भौतिक गुण का चयन करें, किस में से? तो बताइए अधातु में जो नॉन मेटल होते हैं ये सामान्यतः घनत्व कम होता है इनका, ये ध्वनिक नहीं होते हैं, प्रकृति में भंगुर होते हैं, उच्च तन्यता क्षमता होती है। बताइए क्या इसमें से नहीं होता है? देखिए अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले तो इसका घनत्व कम होता है, बिल्कुल इनका घनत्व क्या होता है? कम होता है, ध्वनिक नहीं होते बिल्कुल। इनको आवाज़ जैसे कि लकड़ी वगैरह है, इन पे अगर आप ठोकेंगे तो इनमें आवाज़ नहीं आती है नॉर्मल, ठीक है। और प्रकृति में भंगुर होते हैं, बिल्कुल जरा में टूट जाते हैं, है ना, ब्रिटल होते हैं नेचर के ये। लेकिन उच्च तन्यता इनके अंदर नहीं होती, ये गुण तो मेटल का होता है ना कि नॉन मेटल का, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। देखिए आज के क्वेश्चन आपके लिए 25 क्वेश्चन लेकर आए थे, आपके 25 मिनट में हमने कंप्लीट करा दिए हैं। तो आपको आज के क्वेश्चन कैसे लगे? बिल्कुल मिक्स क्वेश्चन चल रहे हैं, आपका रोज़ डेली क्लास चलेगी, तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, और क्लास को आप सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद साथियों।